बात उन दिनों की है जब रात को तेज बारिश हो रही थी। आज की रात मेरे लिए बड़ी ही यादगार होने वाली थी क्योंकि आज मेरी सुहाग रात थी। सुहाग रात को लेकर मैं अपने मन में कई अरमान सजाए थे। कॉलेज में अक्सर मेरी सहेलियां मुझे वह सब वीडियो दिखाया करती थी। तब से ही मैंने अपने दिल में बहुत सारे जज्बात इकट्ठे करके रखे थे कि जब मेरी सुहाग रात होगी तो मैं भी जमकर अपनी हसरत पूरी करूंगी। लेकिन आज शायद मेरे अरमान ढलने वाले थे क्योंकि मेरी शादी मेरे 19 साल के देवर के साथ तय हो गई थी। मेरा देवर मेरे पति के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। मैं तो पहले ही नज़र में अपने देवर को दिल दे बैठी थी। लेकिन मेरी शादी उसके बड़े भाई से तय हो गई थी। परंतु अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आखिरकार मेरी शादी मेरे राजकुमार से हुई। लेकिन बस मुझे अब यही चिंता सताती है, वह तो मुझे 6 साल छोटा है। मैंने सोचा था कि वह मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा और मुझे ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसी वजह से मैं दुल्हन का जोड़ा तुरंत बदलकर एक खूबसूरत सी नाइटी पहन ली थी ताकि वह मुझे देखते ही पिघल जाए। लेकिन जैसे ही वह मेरे कमरे में आया, मैं उसे देखकर और भी हैरान हो गई क्योंकि वह तो मुझसे भी ज़्यादा उत्साहित हो गया था। और आते ही उसने मुझे बड़े प्यार से उठाकर बिस्तर पर लिटाया और धीरे से मेरी नाइटी और फिर पूरे जोश के साथ, मेरा नाम पूजा है, मेरी उम्र सिर्फ 25 साल है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन रहती थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मेरी सहेलियां अक्सर मुझे सुहाग रात के बारे में बताया करती थी। कॉलेज में मेरी सिर्फ लड़कियां ही दोस्त होती थी और जो भी मेरी सहेलियां थी उनके बॉयफ्रेंड भी हुआ करते थे और वह अक्सर उनके साथ खूब मज़े करती थी। लेकिन मेरा कोई भी नहीं था। मैं बहुत मायूस हुआ करती थी। मैं सोचती थी कि जब भी मेरी शादी होगी मैं भी अपने जज्बात पूरे करूंगी, अपने हर अरमानों को पूरा करके रहूंगी। माँ बाप ने कॉलेज में कंप्लीट करते ही मेरी शादी तय कर दी थी। माँ ने मेरी शादी अपनी बचपन की सहेली के बेटे के साथ करती थी। मैं माँ की बहुत ज़्यादा लाडली थी। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे। वह मुझे जो भी कहते थे मैं हमेशा वैसा ही करती थी। इसीलिए जब उन्होंने लड़के को मेरे लिए चुना तो मैं तब इनकार नहीं की कि लड़के का नाम किशन था। वह मुंबई में काम करता था। वह दिखने में तो ठीक ठाक था लेकिन मुझे उसका छोटा भाई बहुत पसंद आया था। वह दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और उसका बदन गोरा चिट्ठा था। माँ बाप ने मेरी शादी उसके बड़े भाई किशन के साथ तय कर दी थी। किशन के पापा नहीं थे। किशन की मम्मी ने ही और मेरी मम्मी ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी थी क्योंकि वह अपनी दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदलना चाहती थी। मेरे घर में शादी का माहौल पूरा बना हुआ था। घर में पूरी रौनक लगी हुई थी। हर जगह लाइट लगी हुई थी। मेरे अंदर भी बहुत सारी फीलिंग्स दबी हुई थी। जब मेरी सहेलियाँ मुझे तैयार करने के लिए आए तो वह मुझे फिर से वह सारी वीडियो दिखाने लगी। वह मुझे समझाने लगी कि तुम अच्छे से समझ लो कि मैं कैसे क्या करना है। मेरी सहेलियाँ मेरे दिल के बहुत करीब थी। वह मुझे अच्छे तरीके से हर बात समझाती थी कि उससे पहले मैंने कभी किसी से लड़के के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं रखा था और मुझे उन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। वह सब देखकर मेरे भी तन बदन में एक आग सी लगने लगी थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मैं अपने अरमानों को पूरा कर सकूं। मैं आज दुल्हन के जोड़े में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जो भी मुझे देखता वह मेरी तारीफ़ें करता और मैं भी शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन अगर मेरे देवर से मेरी शादी होती तो मैं और भी ज़्यादा खुश होती क्योंकि वह दिखने में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी लगता था। किशन तो उसके मुकाबले बहुत पतला सा था। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती थी, मेरी शादी तो तय हो चुकी थी। इसीलिए मैं शादी से अब पीछे नहीं हट सकती थी। माँ बाप ने पूरी लगन के साथ शादी का इंतजाम किया हुआ था। मैं दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप में बैठी हुई थी पर अपने पति का इंतजार कर रही थी। लेकिन आखिर मौके पर मुझे यह खबर सुनने को मिली कि किशन शादी के मंडप से भाग गया है। जब यह खबर मुझे मिली तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी माँ अपनी सहेली को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रही थी। वह कहने लगी कि अगर तुम्हारे बेटे को शादी नहीं करनी थी तो फिर उसने हाँ क्यों की। उसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी।
मैं चुपचाप साइड पर खड़ी होकर यह सब तमाशा देख रही थी। शादी में आए हुए मेहमानों को इन सब के बारे में अभी कुछ भी मालूम नहीं था कि दूल्हा शादी से भाग गया है। इसी वजह से मेरी माँ की सहेली ने अपने छोटे बेटे की शादी मुझसे तय कर दी। जब उन्होंने यह बात अपने मुंह से कही तो यह सुनते ही मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। मन ही मन सोचने लगी कि अच्छा हुआ कि किशन शादी से भाग गया। मेरी सास हमें बताने लगी कि किशन किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन मेरी सास ने बहुत मना किया। वह उसे अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। यह मालूम नहीं था कि उनका बेटा प्यार में इतना अंधा हो जाएगा कि वह शादी की रात ही मंडप छोड़कर भाग जाएगा। मेरे देवर का नाम करण था। 7 फीट लंबा और बॉडी एकदम फिट फाट। वह हमेशा जिम जाता और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता। जब मैं उसे पहली बार देखा था तो तभी मैं मन ही मन सोच रही थी कि काश मेरी शादी करण से हो जाए। माँ ने शादी किशन से तय कर दी थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार मेरा प्यार मुझे मिल ही गया। आज की रात मैं अपने सारे अरमान अपने प्यार से पूरे करूँगी। फिर पंडित जी को बुलाकर माँ ने जल्द से जल्द मेरी और करण की शादी करवा दी। मेरी सहेलियाँ मुझे कहने लगी कि 19 साल के लड़के से शादी क्यों? अभी सुहाग रात के बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं। वह सुहाग रात की रात को वह तेरे साथ क्या करेगा? इससे अच्छा तो किसी और से शादी कर लेती तो तेरे अरमान भी पूरे हो जाते, क्योंकि शादी की रात हर दुल्हन का ख्वाब होता है कि उसका पति उसे खूब प्यार लुटाए। लेकिन वह तो अभी बच्चा है, वह तब कैसे क्या करेगा? मैंने कहा कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मुझे तो है। तुम लोगों ने मुझे इतना ज्ञान दिया है तो आज मैं उसे ज्ञान का ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगी। यह सब सुनते ही मेरी सहेलियाँ खूब ज़ोरों से हंसने लगी। फिर मैं भी विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरी सास ने बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया। उन्होंने मुझे कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। सुहाग रात की रात कमरे में जाते वक्त मेरी सास ने मुझे एक दूध का गिलास दिया और उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि करण को याद से यह दूध पिला देना। यह रस्म होती है, शादीशुदा जोड़े को सुहाग रात की रात गर्म दूध दिया जाता है ताकि उनमें ताकत आए। यह सुनते ही मैं थोड़ा शर्माने लगी थी। सास की बातों का मतलब अच्छे से समझ गई थी। फिर वह मुझसे माफ़ी मांगने लगी और उनके बड़े बेटे किशन ने जो आज किया वह बहुत ही गलत था। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि माँ जी, आप माफ़ी मत मांगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए, किशन बेशक शादी से भाग गए, लेकिन फिर भी मैं तो आपकी घर की बहू बनी हूँ। यह सुनते ही मेरी सास मुस्कुराने लगी और फिर मुझे दुआएं देने लगी। मैं वह दूध का गिलास लेकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही मैं कमरे को अच्छे से देख रही थी। हर जगह करण की तस्वीर लगी हुई थी। वह तस्वीर में भी इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई भी उसका दीवाना हो जाता। मैं दूध को साइड के टेबल पर रख दिया और फिर दुल्हन के जोड़े में बेड पर आकर बैठ गई और फिर सोचने लगी कि मैं कैसे करण को अपने प्यार का इजहार करूँगी। मैं दोस्तों की दिखाई हुई वीडियो को भी सोच रही थी कि शुरुआत तो मुझे ही करनी थी। पता नहीं करण को उन सब के बारे में मालूम भी है कि नहीं, वह सब कैसे करते हैं। मेरे दिल में कई अरमान थे। सर्दी का मौसम था और आज की रात तेज बारिश हो रही थी, लेकिन इस वक्त भी मेरा बदन पूरा आग की तरह गर्म हो रहा था। शादी को लेकर मेरे कई अरमान ख्वाब थी जो आज पूरे होने वाली थी। मैं बेसब्री से अपने पति करण का इंतजार कर रही थी। 1 घंटे बाद करण कमरे में आए और उन्हें देखते ही मेरी धड़कनें तेज हो गई। सर से पसीने छूटने लगे। वह धीरे से करीब आए और मेरे बगल में आकर बैठ गए और मुझे कहने लगे कि पूजा, तुम थक गई होगी, जाकर थोड़ा आराम कर लो। यही सुनते ही मेरे दिल के अरमान चूर चूर हो गए। मैं तब से बेसब्री से इंतजार कर रही थी और यह मुझे कह रहे हैं कि मैं सो जाऊं। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने करण से कुछ भी नहीं कहा। मैं चुपचाप जाकर कपड़े बदल लिए और जब मैं कपड़े बदलकर वापस कमरे में आई तो देखा करण तो मुझे पहले ही सो गए। मुझे लगा कि शायद आज वह बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, इसलिए वह जल्दी से सो गए। मैं भी धीरे से जाकर करण के बगल में लगकर सो गई। धीरे से उनकी कमर पर हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन वह तो मुझे और दूर हट गए
और फिर मैं गुस्से से करवट बदलकर सो गई, क्योंकि मैं भी शादी में बहुत ज़्यादा थक गई थी। इसीलिए कब गहरी नींद में सो गई मुझे कुछ मालूम ही नहीं। जब सुबह उठी तो मुझसे पहले ही करण कमरे से जा चुके थे। मेरी आँख तब खुली जब मेरी सास कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी। वह कहने लगी कि कल की रात अच्छी गुजरी होगी। यह सुनते ही मेरा मुंह लटक गया, लेकिन मैंने अपनी सास को कुछ भी नहीं कहा। मैं हल्की सी स्माइल दी। फिर सास ने कहा कि जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ और नाश्ते पर आ जाओ। करण तो कब से फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर बैठा है। यह सुनते ही मैंने तुरंत जाकर फ्रेश हुई और सुंदर सी साड़ी पहनी। सोचा आज करण को अपनी तरफ कर लूँगी, वह खुद पर बेकाबू होकर मेरे पास आएगा। जब मैं नीचे गई तो सब ने मेरी तारीफ की सिवाय करण की। करण ने तो एक बार भी मुझे देखा नहीं। मैंने सोचा कि शायद वह सिर्फ 18 साल का है और उसे इन सब के बारे में मालूम नहीं। मुझे खुद ही उसको अपनी तरफ आकर्षित करना होगा, तभी वह मेरे करीब आएगा। फिर सारा दिन मुँह दिखाई की रस्म में गुजर गया। इस रस्म में सब आसपास की औरतें मुझे देखने के लिए आई थी। मुझे जब वह देखी तो खूब मेरी तारीफ़ें करती रही और मेरी सास से कहती कि तुमने तो हीरे जैसी बहू चुनी है। इस रस्म में भी मैं बैठे बैठे अपने पति करण को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वह मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे लगा कि शायद वह किसी काम से बाहर गए होंगे। शाम को जब सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए तो मैं भी आराम करने के बहाने तुरंत अपने कमरे की तरफ चली गई, ताकि मैं अपने पति को अपनी तरफ खींच सकूं। मैं सोचा कि आज करण जब कमरे में आएंगे तो मैं खुद ही उनके करीब जाऊंगी और अपने प्यार का इजहार करूंगी। और मैं आज एक बहुत ही खूबसूरत नाइटी पहनी थी। उसके दोनों तरफ साइड में कट लगा हुआ था, जिससे पहनते ही मेरी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि करण मुझे नाइटी में देखते ही उसके जज्बात उठने लगेंगे, वह खुद ही मेरी तरफ खींचा चला आएगा। लेकिन शायद यह मेरी गलतफहमी थी। पहली रात की तरह मैं फिर से करण का इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते करते रात के 2 बज गए। मैं बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। करण तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। जब रात के 2 बजे कमरे के अंदर आए तो मुझे देखकर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर देना, मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर गया था, आने में मुझे थोड़ी देर हो गई। यह सुनते ही मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब गई तो उन्होंने मुझे अपने से दूर करते हुए मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर देना, मेरे भाई ने तुम्हें शादी के मट्टम पे छोड़ दिया और तुम मेरे भाई की दुल्हन हो। बेशक मैं तुमसे शादी किया हूँ, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा। अभी मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा। यही सुनते ही मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर बहुत अच्छे से काबू करके रखा था। मैंने कहा कि अगर तुम्हें भी मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम भी मुझे साफ साफ कह देते, लेकिन अब शादी करने के बाद तुम मुझे मेरा हक भी नहीं दे रहे हो और मुझसे दूर भागते जा रहे हो। यह सुनकर करण कहने लगा, मैं भी तुमसे और कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। और यह कहते ही करण जाकर बिस्तर पर लेट गया और मैं वहीं खड़ी आंसू बहा रही थी। फिर मैं भी खामोशी से जाकर बिस्तर पर लेटकर जितने भी शादी को लेकर अरमान थे वह सारे पानी में मिल गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा यह ज़िंदगी मुझे किस मोड़ पर ले जाएगी। एक शादी के मंडप में मुझे छोड़कर भाग गया और दूसरा शादी करके मुझे हक भी नहीं दे रहा है, और मैं अभी इस घर में किस हैसियत से रहूँगी। यही सोचते सोचते मैं कब सो गई मुझे कुछ मालूम नहीं। सुबह जब फिर से मैं उठी तो पहले की तरह ही करण मुझसे पहले ही कमरे से जा चुके थे। कॉलेज के टाइम में जब मेरी सहेलियां मुझे बताती थी कि शादी को लेकर, मैं तो सोचती थी कि शादी के बाद मेरा पति सुबह उठते ही मुझे बड़े प्यार से उठाएंगे, मेरे माथे को चूमेंगे। लेकिन मेरी शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी शादी बेरंग हुई थी। यह मन उदास लेकर मैं फिर से उठी और फ्रेश होकर किचन में नाश्ता बनाने के लिए गई। नाश्ता बनाकर जब मैं करण को देने के लिए आई तो देखा कि वह बस सर झुकाए बैठे हुए थे। मैं चुपचाप उनकी प्लेट का नाश्ता दिया और किचन में आ गई। मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। हर लड़की की तरह मेरे भी कई सारे अरमान थे, सारे मिट्टी में मिल चुके थे। मेरी किस्मत में क्या लिखा था वह मुझे कुछ भी मालूम नहीं था।
मेरे पति मुझे इस तरह का बर्ताव करेंगे, यह तो मैं कभी सोचा ही नहीं था। यूं ही कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मेरी सास मुझे मिलने के लिए मेरे कमरे में आई और वह मुझे बड़े प्यार से कहने लगे कि करण तुम्हारे साथ अच्छे से तो है ना। मैंने कहा कि मम्मी जी वह अच्छे तो हैं। वह कहने लगी कि बेटी मैं तुमसे वह पूछ रही हूँ जो पति पत्नी के बीच में होता है। विश्वास की बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। सर झुकाकर कहने लगे कि नहीं मम्मी जी। मेरी सास कहने लगे कि मैंने तुम्हें इस वजह से पूछा था क्योंकि मैं इसी घर में रहती हूँ और मैं तुम्हें और करण को कभी एक साथ बात करते हुए भी नहीं देखा। फिर मेरी सास मुझे कहने लगे कि यकीन मानो अगर मेरे एक बेटे ने तुम्हें धोखा दिया है तो दूसरा बेटा तुम्हें जरूर स्वीकार करेगा। उलझा है, तुम मुझसे थोड़ा समय दो, करण जरूर तुम्हें तुम्हारा हक देगा। यह सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि कई दिन से मैंने यह सब अपने दिल में दफन किया था। घर से भी जब माँ फ़ोन करके पूछती तब मैं उनसे झूठ बोलती कि करण मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन इसके विपरीत करण तो आंख उठाकर भी नहीं देखे थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सास मुझे दिलासा दे रही थी कि भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर सास ने कहा कि बेटी हो सके तो तुम थोड़ा पहल किया करो क्योंकि करण अभी 18 साल का है। एक औरत अपनी खूबसूरती से अपने पति को काबू कर सकती है। यह सुनते ही मेरी फिर से हिम्मत जाग उठी। मुझे फिर से एक बार शायद कोशिश करनी चाहिए। इसी वजह से मैं रात को फिर से तैयार होकर बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे करण कमरे में आए तो मैं उनके करीब आने लगी। तब मुझे धीरे धीरे दूर जाने लगे। फिर मैं करण के सीने से जा लगी। वह मुझे गुस्से से दूर कर दिए और कहने लगे कि पूजा तुम्हें पहले भी मना किया है कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। यह सुनकर मैं करण को गुस्से से कहा कि कितना समय लगेगा, हमारी शादी को अब 1 महीना हो गया है। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूं? अगर आपको भी अपने भाई की तरह करना था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? मेरे मन में जो भी गुस्से में आ रहा था मैं वह सब बोलते जा रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। करण चुपचाप मेरी बातें सुन रहे थे लेकिन वह मुझे कुछ भी कह नहीं रहे थे। फिर मैं गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर निकल गई। रोती रोती जब घर के गार्डन में आ गई, जिंदगी उस मोड़ पर चल रही थी जिसे मैं लफ्जों में भी नहीं कह सकती थी। हर लड़की का शादी को लेकर कई ख्वाब होते हैं लेकिन मेरे सारे ख्वाब टूट चुके थे। मैं जितना भी ख्वाबों को जोड़ने की कोशिश करूं लेकिन अब मुझे जुड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने घर वालों को भी इसके बारे में नहीं बता सकती थी क्योंकि घर में मुझसे छोटी बहन थी। शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था। अगर मैं भी घर आकर बैठ जाती तो फिर उसे शादी कौन करता? यही सोचते कि मैंने अपने आंसू को पोंछा और अपने दिल को मजबूत किया कि अब दोबारा करण के करीब नहीं जाऊंगी। जब उसे मेरे प्यार की कदर होगी तभी उससे बात करूंगी क्योंकि रिश्ता सिर्फ 2 लोगों से जुड़ता है। अगर एक ही बार बार कोशिश करता जाए तो वह रिश्ता जुड़ने से भी नहीं जुड़ पाता। यही सोचकर मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मैं कमरे को देखा तो करण सोफे पर सोए हुए थे। यह देखकर मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे लेकिन मैंने अपने आप को बहुत संभाल कर चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटते लेटते उन बातों को सोच रही थी जो अक्सर कॉलेज में सहेलियां मुझे बताया करती थी। इतने अच्छे अच्छे अरमान मैं सोचे थे लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ मालूम ही नहीं। अब मेरी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे। फिर एक दिन रात को बर्तन धोकर कमरे में सोने के लिए जाने लगी। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो देखा करण कुछ परेशान लग रहे थे लेकिन मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। फिर उनका बार बार फ़ोन भी बज रहा था। जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो वह गुस्से से कुछ बात कर रहे थे और बात करते करते बालकनी में चले गए। तब मैं उनकी बातें नहीं सुन पाई कि आखिर वह किससे बात कर रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर अब डर सताने लगा कि कहीं करण किसी और लड़की के साथ तो चक्कर नहीं जिसकी वजह से वह मेरे करीब नहीं आए। शायद वह लड़की आज गुस्से में करण को फ़ोन कर रही होगी या फिर उनका झगड़ा हुआ होगा। यही सब सोचकर मेरे दिल की धड़कन अब बढ़ने लगी थी। अब मेरे माथे से पसीने छूटने लगे थे कि मैं तुरंत भागकर अपनी सास के कमरे में गई। जाकर उन्हें सारी खबर सुनाई। यह सुनकर वह भी चिंतित होने लगी। फिर उन्होंने मुझे एक बात कही कि बहू आज मैं तुम्हें एक बात पूछूंगी, तुम्हें आज वह सच सच मुझे बताना है।
यह सुनते ही मैं बड़ी बेसब्री से उनकी आंखों को देख रही थी। जो सवाल वह करने वाली थी वह मुझे पहले ही समझ में आ रहा था। मैंने कहा कि माँ जी, आप जो पूछेंगे मैं आपको सब सच बताऊंगी। फिर मेरी सास ने कहा कि क्या करण अभी भी तुम्हारे करीब नहीं आया? क्या वह तुम्हें पति पत्नी वाला संबंध नहीं बनाया? यही सुनते ही मेरे पसीने छूटने लगे। शर्म से मेरी आंखें नीची हो गई। मैंने धीरे से गर्दन ना में हिला दिया। यह सुनते ही मेरी सास का गुस्सा बढ़ता चला गया। फिर वह मुझे कहने लगी कि बेटी, उस वक्त मैं तुम्हें समझाया था कि तुम पहल करो, अपने पति को अपनी तरफ आकर्षित करो, लेकिन तुम्हारी शादी को पूरे 2 महीने हो गए हैं और अभी तक तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। बेटी, तुम मेरी बेटी के समान हो। मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी? तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। अगर मेरा बेटा गलत हुआ तो मैं खुद तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगी, लेकिन तुम्हें और तड़पने नहीं दूंगी। मैं उनके सीने से जा लगी और खूब रोने लगी। उन्होंने फिर मेरी पीठ को सहलाया और कहा कि शांत हो जाओ। फिर मेरी सास गुस्से से मेरे कमरे में गई और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं बाहर ही खड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन दोनों माँ बेटे के बीच में क्या बात हो रही थी उसके बारे में मुझे कोई भी खबर नहीं थी। शायद मेरी सास अपने बेटे को डांट रही होंगी या बेटे की तलाक दिलवा रही होंगी। यह सब सोचकर मैं बाहर परेशान हो रही थी। पूरे 2 घंटे खड़े होकर मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। फिर जब सास ने दरवाज़ा खोला तो सास की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह आंसुओं को पोंछ रही थी। जब मैं अपने पति की तरफ देखा तो वह भी सर झुकाए सोफे पर बैठा था। वह भी बहुत परेशान लग रहा था। मुझे लगा कि अभी इन सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। मैं इसी वजह से चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। फिर मेरे पति भी सोफा पर जाकर लेट गया। अगले दिन मेरी किस्मत बदलने वाला था, क्योंकि जो मेरे साथ होने वाला था वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुबह मैं जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। मैंने सोचा कि जल्दी से नाश्ता लेकर अपनी सास के कमरे में जाऊंगी और उनसे रात के बारे में पूछूंगी। उनके बेटे के बीच में क्या बात हुई थी और उनका बेटा क्या चाहता है। यह सब मैं सोच रही थी। यह अचानक घर का दरवाजे पर बेल बजी। जब मैं दरवाज़ा जाकर खोला तो सामने जो शख्स था उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह शख्स वही था जिसने मेरी शादी होने वाली थी, यानी कि किशन, और वह भी एक लड़की के साथ मौजूद थे। वह लड़की ने सिंदूर लगाया था। किशन उस लड़की का हाथ पकड़कर घर के अंदर दाखिल हुए। यह देखकर मेरी सास तुरंत कमरे से बाहर निकली और गुस्से से कहने लगी कि खबरदार, तुम इस घर के अंदर दाखिल हुए तो माँ और बेटे के बीच में बहस हो रही थी कि पीछे से करण घर के अंदर दाखिल हुए और अपने भाई किशन को देखते ही वह जोर से रोने लगे और अपने भाई को गले से लगा लिया और अपनी माँ को समझाने लगे कि माँ, इसमें भाई की कोई गलती नहीं है। भाई की शादी इस लड़की से करवा देनी चाहिए थी। अगर आप वक्त रहते ही करवा देती तो भाई कभी भी शादी के मंडप से नहीं भागते। किशन अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे और उन्हें समझाने लगे कि रीमा से मेरी शादी मुंबई में पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने शादी से इनकार कर दिया। पर आपने कहा कि आप अपने बचपन की सहेली की बेटी से ही मेरी शादी तय कर दी है, लेकिन मैं शादी के मंडप से इसी वजह से भागा था क्योंकि मैं 3 की ज़िंदगियां ख़राब नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा था कि अगर आप एक न एक दिन इस शादी के लिए मान ही जाएंगी और मैं जब तक बता दूंगा, लेकिन आप नहीं माने। इस वजह से मजबूरन मुझे यह कदम उठाना ही पड़ा। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर मेरी सास की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मेरी सास ने अपने बेटे से कहा कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, लेकिन तुम्हारा यह छोटा भाई करण अभी भी अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ा है। उसकी शादी को पूरे 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें पति पत्नी वाली बात नहीं है। इसलिए अभी तक अपनी पत्नी को वह नहीं दिया जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। यह सुनकर किशन कहने लगा कि माँ, आपने जब रात को मुझे फ़ोन किया था और आप मुझे गुस्से में यह सारी बातें बता रही थी, तभी मैंने सोचा कि मैं वापस घर आऊँगा और करण को अच्छे से समझाऊँगा। फिर किशन ने करण को बड़े ही प्यार से समझाने की कोशिश की और जो हुआ उसमें पूजा का बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। और मैं तो पूजा को कभी प्यार ही नहीं किया था और पूजा अब तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें ही अब उसका ख्याल रखना है। शायद यही तुम्हारी किस्मत में लिखा था।
और जोड़ियाँ तो ऊपर वाला ही बनाता है। तुम्हारी किस्मत में पूजा ही लिखी थी, इसीलिए तुम्हें अपनी पत्नी को उसका हक देना चाहिए। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो तुम भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। इस मौके को तुम गवाओ नहीं, नहीं तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। पूजा और तुम्हारी सबके सामने हुई थी और अब वह तुम्हारी पत्नी है। यह सुनकर करण कहने लगे कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा कि वह आपकी दुल्हन है और मैं उसे पर कैसे अपना हक जमा सकता हूँ। किशन कहने लगे कि अब तुम्हें सच पता लग गया है ना, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मेरी शादी उसी से भी हो गई है, तो तुम भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। यह सुनकर करण अपने भाई के गले लग गया और अपनी माँ से भी, अपने भाई से भी माफ़ी मांगने लगा। आज घर पर बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि घर में आज सभी बहुत खुश थे। सब लोग कमरे में जाकर ढेर सारी बातें भी कर रहे थे, लेकिन मैं कोने में खड़ी यह सब देख रही थी, क्योंकि करण ने अभी तक मुझे माफ़ी नहीं मांगी थी। पता नहीं अब करण क्या चाहते थे। यही सोचकर मैं रात का खाना बनाया और रात का खाना खाकर और सबके बर्तन धोकर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। मन में बहुत ही परेशानी थी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि आखिर अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो कमरे की लाइट अचानक से बंद हो गई और अचानक ही मेरे पीछे से किसी ने मुझे जोर से आकर पकड़ लिया था। आखिर वह शख्स कौन था? मेरे दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी थी। मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था ताकि मैं चिल्ला ना पाऊँ। और जब मुझे पकड़कर बेड पर बिठाया और कमरे की लाइट ऑन की और सामने जो शख्स था उसे देखकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि सामने वही शख्स मौजूद था जिसके लिए मैं इतने अरमान सजाए थे, जिसे मैं बेसब्री से पूरे 2 महीने इंतजार कर रही थी, यानी कि मेरे पति देव करण। जब मैं कमरे के अंदर इधर उधर देखा तो कमरे को बहुत ही खूबसूरत सजाया गया था। आज यह कमरा सुहाग रात जैसा कमरा लग रहा था। हर जगह फूल ही फूल रखे गए थे। यह सब देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी, लेकिन मुझे एक तरफ बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि पिछले 2 महीने से जो ज़िंदगी मैंने देखी थी वह मुझसे बेतहस कोई भी नहीं जान सकता। करण ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहने लगे कि पूजा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ जो भी किया मैं उसके लिए तहे दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हूँ। लेकिन तुम यकीन मानो, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मेरी और तुम्हारी शादी जिन हालातों में हुई थी, बेहतर तरीके से जानती हो कि मैं अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। जब मेरे भाई मंडप में छोड़कर चले गए तो मैं तुमसे शादी किया था। यही सोचा था कि एक न एक दिन भाई तुमसे फिर शादी करेंगे और मैं कभी भी भाई को कोई भी चीज़ पर निगाह नहीं डाला था। लेकिन आज जब भाई ने खुद से कहा कि वह किसी और से मोहब्बत करते हैं और उससे बेपनाह प्यार करते हैं और उससे शादी भी कर चुके हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। जो समय बीत गया उसे दोबारा नहीं ला सकता, लेकिन इन पलों को और बेहतरीन बना सकता हूँ। करण की माफ़ी और आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने भी उन्हें दिल से माफ़ कर दिया। फिर करण ने लाइट बंद करके जो किया वह कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं नहीं जानती कि करण में इतनी ताकत है। मुझे लगा कि शादी की रात मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आज की रात उसे भी अलग थी। वह लफ्ज़ों में मैं बात नहीं कर सकती। करण ने मुझे बिस्तर से उठने तक ना दिया, खूब प्यार लुटाया, जो प्यार कभी मैंने देखा भी नहीं था। लेकिन आज मैं बहुत खुश थी। मेरे सारे अरमान पूरे हो गए थे। जिस वक्त का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, आज वह दिन आ ही गया था। आज की रात बड़ी ही दर्द और प्यार भरी थी। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी शादी को पूरे 2 साल भी गुजर चुके हैं और मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। अब मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।